नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज एक बहुत ही संक्षिप्त सा स्रोत है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। ये भारत में जो शहरी स्थानीय शासन है, यानी शहरों और कस्बों में गवर्नेंस का जो तरीका है, उसमें एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। ये स्रोत असल में बस एक टाइटल जैसा है, नगरपालिका संवैधानिक संशोधन 1992, और इसमें संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 का जिक्र है। बस इतना ही। तो चलिए इसी को आज खोलते हैं, समझते हैं कि ये जो संशोधन था, इसका असली मतलब क्या था, और ये शहरी स्थानीय निकायों के लिए, जिन्हें हम नगरपालिका या नगर निगम कहते हैं, इतना अहम क्यों हो गया अचानक। इस स्रोत की क्या कहते हैं, चाबी एक लाइन में है। नगरपालिका नगर निगम को संवैधानिक दर्जा। सुनने में तो सीधा सा लगता है, पर इसमें काफी वजन है। ये संवैधानिक दर्जा आखिर चीज क्या है, क्यों मायने रखता है ये? तो जैसा स्रोत साफ बता रहा है, 1992 का 74वां संशोधन, इसने नगर पालिकाओं और नगर निगमों को संवैधानिक दर्जा दिया। इस शब्द पर जोर देना होगा, संवैधानिक दर्जा। इसका असल मतलब क्या है? क्या ये बस एक लीगल टर्म है, या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ एक लीगल टर्म बिल्कुल नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही बुनियादी, मैं कहूंगी क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है। संवैधानिक दर्जा मिलने का सीधा मतलब है कि इन शहरी स्थानीय निकायों को, मतलब नगरपालिकाओं और निगमों को, भारत के संविधान के फ्रेमवर्क में, जो कि देश का सर्वोच्च कानून है, उसके अंदर एक औपचारिक, एक परमानेंट और मान्यता प्राप्त जगह मिल गई। अच्छा, आप इसको ऐसे समझिए कि अब उनका वजूद, उनकी भूमिका सिर्फ राज्य सरकारों की मर्जी पर निर्भर नहीं रही। ओके, तो आप कह रही हैं कि 1992 से पहले सीन अलग था। क्या वो पूरी तरह राज्य सरकारों पर डिपेंडेंट थे? हाँ, काफी हद तक। संवैधानिक दर्जे से पहले इन नगरपालिकाओं और निगमों की जो शक्तियां थीं, उनके काम, उनके पास पैसा कहां से आएगा, और कई बार तो उनका होना या न होना भी, वो काफी हद तक राज्य सरकारों के बनाए कानूनों और उनके मूड पर निर्भर करता था। भी कर सकती थी। तो एक तरह की अस्थिरता सी बनी रहती थी हमेशा। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। शहरों का जो लोकल गवर्नेंस था, उसके पास शायद उस स्टेबिलिटी नहीं थी जो लंबे समय की प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए चाहिए होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। संवैधानिक दर्जा मिलने से ये पूरी स्थिति बदल गई। अब उनकी जो भूमिका है, उनकी बेसिक शक्तियां हैं और उनके अस्तित्व की गारंटी, वो सीधे भारत के संविधान से आती है। अच्छा, संविधान उन्हें एक ज्यादा स्थायी और मजबूत, क्या कहते हैं, लीगल बेस देता है। हाँ, राज्य सरकारें अब भी उनके कामकाज के लिए कानून बनाती हैं, बिल्कुल, लेकिन वो सब संविधान ने जो दायरा तय कर दिया है, उसके भीतर ही हो सकता है। ये उनकी आजादी की तरफ, उनकी स्वायत्ता की तरफ पहला बड़ा कदम था। ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि 1992 से पहले वो क्या चुनौतियां रही होंगी जिन्होंने इस बदलाव की जरूरत महसूस कराई होगी। अगर उन्हें संवैधानिक दर्जा नहीं था, तो क्या उनके पास अधिकार कम थे, या फंड्स की दिक्कत थी, या फिर शायद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता था? स्रोत ये सब बताता तो नहीं है, लेकिन हाँ, स्रोत डिटेल्स में नहीं जाता। हाँ, पर इस संशोधन का मकसद शायद इन्हीं सब मुश्किलों का हल निकालना रहा होगा। हाँ बिल्कुल, स्रोत हमें सीधा कारण नहीं बताता, लेकिन हम इसके मकसद से अंदाजा लगा सकते हैं। संवैधानिक दर्जा देने के पीछे एक बहुत बड़ा आइडिया था, इन बॉडीज की पूरी हैसियत को ही बदल देना। वो सिर्फ राज्य सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या किसी डिपार्टमेंट का हिस्सा न रहें, बल्कि अपने आप में स्वशासन की संस्थाएं बने। इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। स्वशासन की संस्थाएं, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये सिर्फ एक नाम बदल दिया, या इसका कोई प्रैक्टिकल असर भी था? नहीं, ये सिर्फ नाम का बदलाव कतई नहीं था। ये तो गवर्नेंस की जो फिलॉसफी है, उसमें एक फंडामेंटल शिफ्ट था। स्वशासन की संस्था का मतलब है कि ये निकाय सिर्फ ऊपर से मिले ऑर्डर्स फॉलो करने वाली एजेंसियां नहीं है, बल्कि उन्हें अपने लोकल एरिया के शासन और विकास के लिए खुद फैसले लेने, प्लानिंग करने और उन्हें लागू करने का अधिकार और जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अच्छा, ये शहरों में पावर के डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बहुत ही अहम कदम था। यानी शक्ति को सेंटर और स्टेट से लेकर लोकल लेवल पर लोगों के और करीब लाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरी में तो इस संशोधन ने शहरों और कस्बों को अपने मामले खुद संभालने की ज्यादा ताकत देने की कोशिश की। बिल्कुल, मकसद यही था कि जो लोकल जरूरतें हैं, जो लोगों की उम्मीदें हैं, वो लोकल लेवल पर ही पहचानी जाएं और उनके हल के लिए वहीं फैसले हों।
इससे क्या होता है कि ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी मजबूत होती है, क्योंकि लोग अपने चुने हुए लोकल नुमाइंदों के जरिए गवर्नेंस में सीधे तौर पर जुड़ते हैं। संवैधानिक दर्जे से उन्हें कम से कम कागज पर ज्यादा ऑटोनॉमी मिली, अपने काम करने के लिए ज्यादा क्लैरिटी मिली और एक मजबूत पहचान मिली, क्योंकि अब उनकी भूमिका देश के सबसे बड़े कानून ने तय कर दी थी। शुरू में नगरपालिका और नगर निगम दोनों की बात है। हम जानते हैं कि ये अलग अलग साइज के शहरों के लिए होते हैं। क्या इस संशोधन में दोनों का नाम लेने का कोई खास मतलब है? हाँ, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। जैसा आपने कहा, आमतौर पर ये शब्द शहरी लोकल गवर्नमेंट्स के अलग अलग टियर या टाइप को दिखाते हैं। नगर पालिका अक्सर छोटे शहरों या ट्रांजिशनल एरियाज के लिए होती है, जबकि नगर निगम बड़े शहरों महानगरों के लिए। स्रोत में दोनों का एक साथ जिक्र करना ये दिखाता है कि ये जो संवैधानिक बदलाव था, ये किसी एक खास साइज या टाइप के शहर तक लिमिटेड नहीं था। इसका मकसद था भारत के हर तरह के शहरी इलाके, चाहे वो छोटा कस्बा हो या बड़ा महानगर, सब में लोकल गवर्नमेंट्स के स्ट्रक्चर को संवैधानिक रूप से मजबूत करना। ये एक तरह से पूरे अर्बन इंडिया के लिए एक यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल बेस बनाने की कोशिश थी। अच्छा, मतलब बराबरी का दर्जा दिया गया, चाहे छोटा शहर हो या बड़ा। हाँ, ये दिखाता है कि छोटे कस्बों के लोकल गवर्नमेंट्स को भी उतना ही संवैधानिक महत्व दिया गया जितना बड़े मेट्रो सिटीज के शासन को। यहाँ ये बात सच में दिलचस्प हो जाती है कि कैसे संविधान का एक छोटा सा संशोधन बस कुछ शब्द बदल दिए, संवैधानिक दर्जा, और ये शहरों के चलने के तरीके और उनकी पहचान में इतने बड़े आइडियोलॉजिकल बदलाव का सिंबल बन सकता है। ये सिर्फ कुछ नियम बदलने जैसा नहीं लगता, बल्कि ये तो शहरों को देखने के नजरिए में ही एक बुनियादी बदलाव लगता है। पहले शायद उन्हें बस राज्य की एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम जैसा देखा जाता था, और अब उन्हें सेल्फ गवर्नेंस के सेंटर्स के रूप में देखा जाने लगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल एडजस्टमेंट नहीं था, ये गवर्नेंस की फिलॉसफी में एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये इस बात को मानना था कि शहरी इलाके भारत के विकास और डेमोक्रेसी के लिए कितने जरूरी हैं, और उनके शासन के लिए एक मजबूत, डेमोक्रेटिक और संवैधानिक रूप से सिक्योर ढांचे की जरूरत है। ये शहरों को सिर्फ राज्य के नीचे की यूनिट्स के बजाय गवर्नेंस के एक अहम और कुछ हद तक आजाद लेवल के तौर पर मान्यता देता है। क्या ये संशोधन अकेला खड़ा था या ये किसी बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा था? ये बहुत जरूरी सवाल है। ये 74वां संशोधन अकेला नहीं था। ये भारत में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा था। लगभग इसी समय एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन। अच्छा, 73वां भी? हाँ, जिस तरह 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों मतलब नगर पालिकाओं और निगमों को संवैधानिक दर्जा दिया, ठीक उसी तरह 73वें संशोधन ने ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया था। ओ, तो ये दोनों संशोधन साथ साथ आए थे, गांव और शहर दोनों के लिए एक साथ? हाँ, लगभग एक ही समय पर। 73वें और 74वें संशोधन को अक्सर ट्विन अमेंडमेंट्स यानी जुड़वा संशोधन कहा जाता है। ये दिखाता है कि ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, गवर्नेंस को लोगों के दरवाजे तक ले जाना, चाहे वो गांव में रहते हों या शहर में। ये दिखाता है कि पॉलिसी मेकर्स ने महसूस किया कि लोकल लेवल पर लोगों की भागीदारी और सेल्फ गवर्नेंस को मजबूत करने की सख्त जरूरत है। और उसके लिए सबसे पक्की गारंटी संविधान की हो सकती है। बिल्कुल, और उसके लिए सबसे मजबूत गारंटी संवैधानिक दर्जे की ही हो सकती थी। इन दोनों संशोधनों ने मिलकर भारत में गवर्नेंस के तीसरे स्तर यानी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की नींव रखी। केंद्र और राज्य सरकारों के बाद लोकल गवर्नमेंट्स। तीसरे स्तर की सरकार, ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, खासकर भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन संशोधनों का लक्ष्य सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन सुधारना नहीं था, बल्कि डेमोक्रेसी को और गहरा करना था? निश्चित रूप से, बिल्कुल। इसका लक्ष्य सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाना नहीं था, बल्कि डेमोक्रेसी को ज्यादा इंक्लूसिव, ज्यादा पार्टिसिपेटरी बनाना था। लोकल सरकारें लोगों के सबसे करीब होती हैं। उन्हें संवैधानिक रूप से मजबूत करने का मतलब है कि आम नागरिक की आवाज गवर्नेंस तक बेहतर तरीके से पहुंच सकती है और लोकल डेवलपमेंट में उनकी भूमिका बढ़ सकती है। हाँ, ये बात तो है। ये एक तरह से गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का आइडिया था, उसको मॉडर्न शहरी और ग्रामीण कॉन्टेक्स्ट में लागू करने का एक प्रयास भी कहा जा सकता है। मतलब
लोकल कम्युनिटीज को अपने मामले खुद मैनेज करने की ताकत देना। तो अगर हमें इस पूरी बातचीत का सार निकालना हो, इस एक लाइन के स्रोत का, नगर पालिका नगर निगम को संवैधानिक दर्जा, इसका निचोड़ क्या है? इसका कुल मतलब क्या है? इसका कुल मतलब ये है कि 1992 का 74th संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संवैधानिक और गवर्नेंस के इतिहास में एक मील का पत्थर है, एक लैंडमार्क। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। इसने पहली बार भारत की शहरी लोकल सरकारों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों को फॉर्मली संवैधानिक मान्यता और सुरक्षा दी। इसने उन्हें राज्य के कानूनों पर पूरी तरह निर्भर यूनिट्स की स्थिति से ऊपर उठाया और देश के गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर एक अहम, स्थायी और संवैधानिक रूप से परिभाषित जगह दी। संक्षेप में कहें तो इसने शहरी भारत में लोकल सेल्फ गवर्नेंस और डेमोक्रेसी की नींव को संवैधानिक तौर पर मजबूत किया और उन्हें शासन के तीसरे स्तर के रूप में स्थापित करने का रास्ता खोला। ये भविष्य के अर्बन इंडिया के लिए एक मजबूत फाउंडेशन रखने जैसा था। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये बिल्कुल साफ है कि 1992 का 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी या कोई कागजी कार्रवाई भर नहीं था। इसने भारत में नगर पालिकाओं और नगर निगमों की जो स्थिति थी, उनकी पहचान और उनकी जो पोटेंशियल भूमिका थी, उसको फंडामेंटली बदल दिया। इसने उन्हें वो संवैधानिक मान्यता और दर्जा दिया जिसकी शायद देश के डेमोक्रेटिक विकास और बढ़ते हुए शहरीकरण को देखते हुए काफी लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी। ये एक इरादा था, एक विजन था शहरों के भविष्य के लिए। बिल्कुल, और यही बात हमें एक अहम और शायद थोड़े से मुश्किल सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा, कि देखिए 1992 में मजबूत संवैधानिक नींव तो रख दी गई, एक आइडियल सिचुएशन तो सोची गई, लेकिन आज लगभग 3 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद क्या ये शहरी स्थानीय निकाय वाकई में उतने सशक्त, उतने ऑटोनमस और उतने इफेक्टिव स्वशासन की संस्थाओं के तौर पर काम कर पा रहे हैं जैसा कि संशोधन में सोचा गया था? ये बड़ा सवाल है। हाँ, तो आगे सोचने के लिए ये सवाल बचता है, वो कौन सी प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हों, एडमिनिस्ट्रेटिव हों या पॉलिटिकल, जो आज भी इन शहरी लोकल बॉडीज को पूरी तरह से मजबूत और आजाद बनाने में रुकावट डाल रही हैं। और उस संवैधानिक सोच और आज की जमीनी हकीकत के बीच जो गैप दिखता है, उसे भरने के लिए अगले कदम क्या हो सकते हैं, इस पर सोचना हमें शहरी शासन की मौजूदा हालत और भविष्य की दिशा को समझने में शायद मदद कर